हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की आपकी क्लास रहेंगी साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी करेंगे। हालांकि इसमें ऑलरेडी टिक लगे, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बता सकूं उसके अलावा जो है मैं इसमें बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी की क्लास रहेगी और इतने दिन से क्लास नहीं आ रही थी, रीज़न था थोड़ी सी घर में जो है मिस हैपनिंग हो गई थी, उस करके जो है क्लासेस अवेलेबल करवाना मुश्किल हो रहा था। और अभी जो है स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास, और अगर आप इसको शेयर करेंगे और साथ ही जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो निस्संदेह ये आपके लिए कंटिन्यू मैं करने वाला हूँ। डेली के 15 से 20 क्वेश्चन हम देख लेंगे। ये सारे प्रश्न ये है जो मैंने आज तक इससे पहले ना तो आपको वन लाइनर में मैंने अवेलेबल करवाया है और ना ही आपको ये और कहीं से PDF में इसमें मिलेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के आपके जो है प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषण की जब बात की जाएगी तो इसमें नाम आएगा आपके पास एस फ्राइड का। एस फ्राइड की थ्योरी अगर आपने पर्सनैलिटी की देखी होगी तो उसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक ईद, इसके अलावा ईगो और आपके सुपर ईगो। तो ये किसकी थ्योरी आपकी थी? तो ये थी आपके पास सिगमंड फ्राइड की। तो सिगमंड फ्राइड आपके जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं। और इन्होंने जो मन की 3 अवस्थाएं आपकी बताई थी। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और आपके पास इसमें सबकॉन्शियस। कॉन्शियस यानी कि चेतन मन, अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन, सबकॉन्शियस यानी कि अर्धचेतन मन। चेतन यानी कि अभी जो है आप इस क्लास को देख रहे हो, कॉन्शियस आप हो इस क्लास के समय, तो ये आपके पास अभी यहाँ चेतन है। इसके अलावा अनकॉन्शियस की बात की जाए कि इस क्लास को देखने के बाद एग्जाम में आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कोई प्रश्न, वो आपका चला गया अनकॉन्शियस में, जहाँ से वापस आने की संभावना है आपकी ना के बराबर है। सबकॉन्शियस क्या होगा? आपने अभी क्लास देखी, क्लास में देखने के बाद थोड़ी चीज़ें आपको याद है, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं है। जो चीज़ें आपको याद है वो आपकी कॉन्शियस में है, और जो चीज़ें थोड़ी सी आपको याद है थोड़ी सी आपको नहीं है। यानी कि जब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि मनोविश्लेषण संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन थे। तो ये थी फ्राइड। तो ये अब जो सब कॉन्शियस है आपके डायरेक्ट ऑप्शन देखने के बाद कॉन्शियस में चीज़ें आ गई है, ये होगा आपके पास सबकॉन्शियस यानी कि अर्धचेतन मन, जिसमें से आपकी चीज़ें चेतन मन को आने की संभावना आपकी लगभग इसमें रहती है। तो पहला प्रश्न ये था। और इसमें जो आपकी ईद, ईगो, सुपर ईगो से रिलेटेड अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, ईद की जब भी बात की जाएगी, मनुष्य की जितनी भी इच्छा है और इन इच्छाओं की पूर्ति क्यों करेगा व्यक्ति? आनंद प्राप्ति के लिए, प्लेजर के लिए। जब हमें खुशी चाहिए, खुशी हमें कैसे मिलेगी? जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो इच्छाओं की पूर्ति जो है वो किस में संबंधित है? ये आपका ईद से संबंधित है। इसके अलावा ईगो की बात की जाए तो ईगो क्या करेगा? ईगो बैलेंस करेगा, व्यक्ति के जितने मन में भाव आ रहे हैं उनको बैलेंस करेगा। सुपर ईगो क्या करेगा? सुपर ईगो आपके जो है, मान लीजिए आपके जो महात्मा टाइप के आदमी है, नैतिक बातें करेगा, मॉरल वाली बातें करेगा, और सुलझी हुई बातें यानी अच्छाई वाली जो है सोच हमारे मन में जो आती है वो कहाँ पे आएगी? आपकी सुपर ईगो में। एग्जाम्पल देता हूँ। मनुष्य की इच्छा है कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए 20 लाख की। व्यक्ति के मन में ये इच्छा जाहिर हुई है, इच्छा जाहिर हुई है किसी को देखकर कि मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए। अब सुपर ईगो क्या बोलेगा? सुपर ईगो बोलेगा कि तेरे पास अभी पैसे नहीं है तो बिल्कुल नहीं, इसको रहने दे। अगर जितनी तूने 20 लाख की गाड़ी लेनी है उससे अच्छा जो किसी के लिए कोई मकान जो है बना दे, यानी कि चैरिटी में उसको दान कर दे पैसे वगैरह। नैतिकता की बात करता है हमारा मन, सुपर ईगो। साथ ही ईड क्या बोलेगा? यानी कि आपकी जो है ईद की अगर हम बात करें, आईडी की हम बात करें, ये क्या कहेगा कि मेरे पास ठीक है अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि चोरी कर लेता हूँ किसी के घर में, या फिर अपने घर में कर ली, या बैंक में डाका डाल दिया। ईद में इच्छा है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। और यही कारण है जो क्राइम आपका होता है, चाहे वो सभी व्यक्ति जो बुरे नहीं होते, उसमें क्या होता है, उनमें आपकी जो ईद है वो ज़्यादा प्रभावी होता है और सुपर ईगो आपके कम प्रभावी होता है। यानी कि आत्मा के मन से जो आपकी आवाज़ आ रही है सुपर ईगो के माध्यम से, नैतिक जो आपका एक दृष्टिकोण कह लीजिए, एक कोना रहता है सुपर ईगो का, उसमें जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा ईद को, उसकी इच्छाओं को। और जिनकी इच्छाएं आपकी ज़्यादा होगी उनके जो क्राइम करने की जो है संभावना भी आपकी ज़्यादा रहती है। तो यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए ईद जो है किसी भी हद तक जा सकता है, किसी का खून भी कर सकता है। अब जब वो खून किसी का करने जा रहा है तो सुपर ईगो अंदर से मन से क्या आवाज़ देगा कि नहीं, किसी की जो जीव हत्या करना जो है गलत बात है, और इससे जो है पाप लगेगा। ना केवल पाप लगेगा बल्कि उसके परिवार वाले अनाथ हो जाएंगे। इस तरह के जो विचार मन में आते हैं, जो डर आप इसको कहेंगे, बुरे काम को करने से पहले जो आपके मन में जो डर होता है वो क्या है? आपके पास सुपर ईगो है। अब यही काम जो है ईगो क्या करेगा? ईगो बैलेंस करेगा आपकी इच्छाओं को और आपके सुपर ईगो को। मैंने एग्जांपल दिया था, एक कार लेनी है आपको 20 लाख की। अब जो है सुपर ईगो आपके जो क्या कर रहा है? सुपर ईगो तो बिल्कुल मना कर रहा है कि रहने दो, इसके बजाय जो आप किसी को चैरिटी में दान कर लो। अब ईगो क्या बोल रहा है? ईगो ये बोल रहा है आपके पास कि आप क्या करें कि जो ये कार है आपकी, इस कार को लेने से अच्छा है हम क्या करें कि
ईगो बोलेगा बीच का रास्ता अपनाते हैं। बीच का रास्ता क्या होगा कि 20 लाख की कार के बजाय क्या करते हैं, सिर्फ 10 लाख की कार ले लेते हैं अभी, और 10 लाख की कार आ गई, बाकी के जो 10 लाख बच के उसको जो है कहीं चैरिटी में दान किया जाए, कहीं अनाथ आश्रम में दे दिया जाए। इस तरह के जो है सुपर ईगो हमेशा बात करेगा नैतिक की ओर, अच्छाई की ओर आपके जाने की कोशिश करेगा। अगर पूरी तरह से सुपर ईगो भी आपका जो प्रभावी रहेगा तो याद रखना सुपर ईगो जो है किसके अंदर प्रभावी होता है, जो महात्मा पुरुष आपके रहते हैं, विद्वान जो आपके होते हैं, जैसे महापुरुष जिन्हें हम कहते हैं। तो महापुरुष जो बनते हैं उनके क्या है, उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है और किसी भी इच्छा के ऊपर वो अपनी ध्यान नहीं देते, इस कारण वो चले जाते हैं सुपर ईगो में। और सुपर ईगो में सभी आपकी जो महान आत्मा है ये रिलेट करती है आपकी सुपर ईगो से। और बात की जाए आपकी जो चोरी डकैती करते हैं और जो है गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, उनके ऊपर हावी रहता है आपके ईद। अब जो बीच के जो लोग होते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, सभी जो है सज्जन पुरुष कह लीजिए कि कहीं कहीं जो है ये आपके ईगो की साइड जाते हैं, कहीं कहीं ये सुपर ईगो का सुन लेंगे, कुछ एक पुकार सुपर ईगो की, कुछ एक आपकी ईद की आपके सुन लेंगे, यानी कि बैलेंस का काम करते हैं किसी भी दो चीज़ों के बीच में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अब आपके पास इसमें प्रश्न दिया है थोंडाई के गौण नियम इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए, इसमें से कौन सा नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है। अगर देखा जाए तो ये सारे नियम किसके हैं, थोंडाई के हैं। इसमें से 3 आपके जो है ये आपके सेकेंडरी लॉ है जिनको गौण नियम आपके कहा गया है। एक कौन सा है, एक आपकी इसमें प्राइमरी लॉ है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन अगर आप डी देखिए प्रभाव का नियम, ये इसमें से गौण नियम आपका नहीं है, यानी कि सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग ये आपके थोंडाई का नहीं है। थोंडाई की आपकी मैंने थ्योरी आपको करवा दी थी, इसमें आपके प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग आपको मैंने करवा दिए थे। तो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ फैक्ट आपका आएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस आपका आएगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आपका आएगा। तो ऑप्शन अगर आप डी देखें तो ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी के 3 ऊपर जो है ये तीनों क्या है, तो ये आपके सेकेंडरी है, यानी कि गौण नियम आपके थोंडाई के दिए थे, जिसमें आपके पास जो है लॉ ऑफ प्राइमेसी आपके आ गया, लॉ ऑफ रिसेंसी आ गया, इस तरह मल्टीपल रिस्पॉन्स, इस तरह की ये यानी कि बहु प्रतिक्रिया आपकी ये तीनों, मानसिक जो है विन्यास और इसके अलावा आंशिक क्रिया, ये सभी जो है कहाँ पे आ जाएंगे, तो ये सभी गौण नियम है, यानी कि सेकेंडरी नियम में आपके ये आते हैं। बाकी बात की जाए तो प्राइमरी में 3 कौन कौन से, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ फैक्ट आपके पास और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो ये 3 आपके आते हैं कहाँ पे, तो ये आपके प्राइमरी में। तो आपके लॉ ऑफ इफेक्ट अगर आप देखिए, प्रभाव का जो नियम है इसमें ऑप्शन डी दिया है, तो ये क्या है, गौण नियम में आपका ये नहीं आएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। बाकी बात की जाए, अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि थोंडाई का जो है गौण नियम इसमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो गौण नियम कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि इसमें से जो है गौण नियम आपका जो है कौन सा है, तो कौन सा है, तो अगर आप ऑप्शन 3 देखें तो ये बिल्कुल आपके सही है इस हिसाब से, अगर इसमें ऐसा पूछा जाता है। लेकिन इसमें पूछा जाता नहीं है तो ये ऊपर वाले ऑप्शन आपके सभी गलत हो जाएंगे और नीचे वाला आपका ये सही हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो आप जो है साइकोलॉजी की क्लास में वीडियो देख सकते हैं, बाकी प्लेलिस्ट में जाकर, ये इंपॉर्टेंट है, तो उस करके आपको मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आपके लिए ये घातक हो सकते हैं, इसलिए गलत ना पढ़े, जितना पता है आपको वही पढ़े, और एक्सप्लेन आपको मैं साथ साथ कर रहा हूँ। आगे देख लीजिए, शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम इसमें से कौन सा नहीं है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो नियम, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपकी थ्योरी है, अगर आपने उसमें ध्यान से पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि उसमें किस चीज़ का ध्यान रखा गया है। समय का उसमें विशेष ध्यान रखा गया। समय का किस तरह से, समय आपका जिस समय आपको जो खाना दिया जा रहा है, खाने के समय क्या किया जा रहा है, साथ साथ आपकी बेल भी बजाई जा रही है। तो बेल बजाई जा रही है, समय का विशेष ध्यान उसमें रखा जा रहा है, जाहिर सी बात है समय का ध्यान रखा जा रहा है। तीव्रता का नियम, तीव्रता का नियम क्यों, क्योंकि एक जो तीव्रता होनी चाहिए, अगर उसके समय खाना दिया जा रहा है तो खाने से बिल्कुल पहले जो बेल बजी थी, यानी कि बेल के बिल्कुल बाद जो आपके इसमें जो है आर्टिफिशियल स्टिमुलस के तौर पे आपकी बेल यूज़ की गई, उसमें बिल्कुल बेल के तीव्र आपका रहना चाहिए, ताकि बेल और जो है खाने के बीच एक रिलेशन क्रिएट किया जा सके। बेल के तुरंत बाद आपके जो इसमें खाना दिया गया, तो तीव्रता का नियम भी इसमें जो है देखने को मिला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जो कि पूरी तरह से बेस्ड थी आपकी एसआर थ्योरी पर, बिहेवियरिज्म से संबंधित है, आपके इवान पेवलोव की आपकी थ्योरी थी, जिसमें एस आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा था आपके स्टिमुलस को, आर रिप्रेजेंट कर रहा था आपके जो है इसमें रिस्पॉन्स को। इसमें नेचुरल रिस्पॉन्स आपका जो रहता वो आपका खाना रहेगा, और आर्टिफिशियल के तौर पर इसमें आपके बेल को इसमें जो इंक्लूड किया गया, बेल प्लस आपके फूड, और इसमें जो आपके पास रिस्पॉन्स जो रहा वो क्या रहा था आपके पास, इसमें सलाइवा आपके जो इसमें निकलता है। ठीक है, इसके अलावा एक रूपता का नियम, तो ये भी इसमें बिल्कुल आपके देखने को मिला। तो इसमें जो 3 पॉइंट स्टार्टिंग के हैं ये बिल्कुल इसमें जो है सही है। अब इसमें कौन सा नियम नहीं है, तो आपके शास्त्रीय अधिगम के नियम के में से इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपके पास आत्मीकरण का नियम आपका इसमें नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 पे ऑप्शन जो टिक लगा है ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते आगे आपके पास किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है। तो देखिए, किसी अधिगम नियम के जो सिद्धांत के आधारित जो है भय संबंधी, भय यानी कि डर,
फेयर संबंधी जो मानसिक रोगों का जो उपचार हो सकता है तो किस पे हो सकता है, शास्त्रीय अनुबंधन का स्थान, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के द्वारा जो है उसको धीरे धीरे जो है कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देखें तो ये आपके पास बिल्कुल ये सही होगा। इसमें बिल्कुल यूज़ किसका किया जाएगा, क्योंकि ये बिहेवियरिज्म से संबंधित आपकी थ्योरी थी इवान पेवलो की, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था एक डॉग के ऊपर, जो पूरी तरह से बिल्कुल सही बैठता है किसी भी व्यक्ति के ह्यूमन बिहेवियर को बदलने के लिए। उसके ऊपर जो है बिहेवियरिज्म में उसको चेंज करनी थी। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जो रहेगा वो किस में आपको देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का स्थान। ये थ्योरी दी थी आपकी इवान पेवलो द्वारा। आगे देख लेते हैं, आगे आपके पास इसमें निम्न में से अधिगम की अवस्था नहीं है। देखिए अधिगम की जो अवस्था नहीं है, अधिगम आपका क्या होता है, लर्निंग होता है। विधि निर्माण, एक जो विधि निर्माण करना आधारित अधिगम बिल्कुल होगा। प्रतिभा आधारित, प्रतिमा आधारित बिल्कुल होगा। चिन्ह आधारित बिल्कुल होगा। कुछ इसमें आप कर रहे हो लर्निंग में जो कुछ आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन कर्म आधारित अधिगम तो आपके नहीं होगा, क्योंकि कर्म जो है मनुष्य के वो डिपेंड करेंगे उसके जो है करने पर, जो चीज़ें वो कर रहा है। तो कर्म आधारित जो अधिगम इसमें जो है अवस्था नहीं होगी, अधिगम की किसी भी अवस्था में नहीं रखा जाएगा। आगे चलते हैं, आपके पास संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है। तो संरचनात्मक अधिगम के लिए इसमें से क्या आवश्यक है, बिल्कुल ये सभी चीज़ें आवश्यक है। शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे। पहली चीज़ें संरचनात्मक, आप समझ रहे हो, संरचनात्मक क्रिएटिविटी बेस्ड आपकी जो लर्निंग कैसी होगी, शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करेगा। विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपे जाएंगे और विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की अंतर क्रिया करेंगे। पूर्व ज्ञान जिसको हम कहते हैं पीके टेस्टिंग, पीके टेस्टिंग आपने पढ़ी होगी बीएड में, चाहे डीएलएड में आपने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता था, प्रीवियस नॉलेज के साथ जो है न्यू नॉलेज को जोड़ा जाता है और पुरानी चीज़ों को जो है नई चीज़ों के साथ जोड़कर उसको आधार बनाया जाता है। तो ये सभी चीज़ में इसमें होगी। तो ऑप्शन अगर आप डी देखें उपरोक्त सभी, बिल्कुल ये इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है। तो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आपका किसके द्वारा होगा, लर्निंग के द्वारा। तो लर्निंग जो है ये आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर का एक पार्ट आपका ये, या फिर कह लीजिए कि प्रोसेस या आपका ये भाग एक रहेगा। तो ऑप्शन अगर आप सी देखें इसमें तो बिल्कुल ही आपके इसमें सही हो जाएगा। संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन है, तो विलियम वुंट इंपॉर्टेंट है, लर्न आपने कर लेना है, बिल्कुल इसको जो है रट्टा आपने इसमें लगा लेना है। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है, तो इसमें से कौन सा कथन है जो आपकी जो है अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है, तो व्यवहार में परिवर्तन, ये आपका क्या करेगा, ये करेगा आपकी जो अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत ये कर रहा है। व्यवहार का अध्ययन, अब जो अधिगम की जब हम बात करें, लर्निंग जो प्रोसेस है आपके पास, ये किससे संबंधित हम पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर रहना है इसमें जो आपका मेन लक्ष्य है। तो इसमें ऑप्शन जो अगर आप बी वाला देखें, व्यवहार में परिवर्तन, ऑलरेडी इस पर आपका टिक भी लगाया था, ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। छात्र समूह में चर्चा कर जो समस्या का हल निकालने शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो या उपगम है, तो ये किसका होगा, ये निर्मित उपागम। ये बनाया गया है कि जो छात्र समूह में जो चर्चा कर रहे समस्या का हल निकाल के जो शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में जो भूमिका का जो उपागम कर रहा है, तो ये किस तरह से, तो ये पहले ही आपका प्री प्लान आपका रहता है। तो निर्मित वाद उपागम आपका ये रहेगा। तो जाहिर सी बात है शिक्षक इसमें जो सिस्टम उपागम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। मल्टीमीडिया उपागम कैसे होगा, मल्टीमीडिया थोड़ी नहीं है, आपका साक्षात्कार आपके से सहयोग के लिए आपके साथ जो है भूमिका निभा रहा है आपकी। इसके अलावा है मृदु उपागम, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है निर्मित वाद उपागम, ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। किसी के दूर से पुकारने पर जो शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है। तो देखिए जो है किसी के दूर से पुकारने पर जो है शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो आपकी लर्निंग होगी, तो उसमें जो क्या होगा, मौखिक साचार्य अधिगम। उसने क्या किया, उसको जब आवाज़ दी तो उसने रिएक्शन किया और उसको सुनने के बाद जब वो वापस आया तो उसको क्या कहा जाएगा, मौखिक साचार्य अधिगम। आगे चलते हैं, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। तो किस तरह का, तो प्रत्यक्षात्मक। किसी भी चीज़ को जब प्रत्यक्ष तौर पर डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा आप देख रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड होता है उसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष तौर पे चीज़ें आपको दिखाई जाती है। जब चीज़ें आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, उसको छू रहे हो, चाहे वो मॉडल आपके पास दिया गया हो, प्रत्यक्ष तौर पे आप 3D मॉडल कई बार आपके जो है टीचिंग एड के माध्यम से जो है टीचर आपको जो है दिखाता है, तो उसमें ये किस तरह का आपका अधिगम कहलाएगा, प्रत्यक्षात्मक। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका जो प्रत्यक्ष तौर पर आप जो है वहाँ पर देख कर उसको जो है सीख रहे हो, ये आपका कहलाएगा प्रत्यक्षात्मक सीखना। ठीक है, एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, मैं किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है, तो वो पहुंच चुका है आपके अवबोध तक।
इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद कर लेना है। अनुकरण को कहा जाता है, अनुकरण को क्या कहा जाता है? शिक्षा का प्रारंभ। अनुकरण को इसमें क्यों कहा जाता है शिक्षा का प्रारंभ? क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे आपके छोटे छोटे होते हैं, जब वो सेंसरी मोटर स्टेट में, जब वो सेंस के माध्यम से सीखना शुरू करते हैं, तो जब वो बोलना शुरू करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट जब उनके अंदर आती है जिस तरह से, तो उसमें क्या देखा जाता है? उसमें देखा जाता है कि बच्चे शुरू में क्या है, अगर आप किसी चीज़ को करके उनको दिखाओगे, मान लीजिए कोई आप कोई खिलौना ले आए, बच्चे को नहीं पता है उसके साथ कैसे खेलना है, जब बच्चों को आप बताएंगे कि इस तरह से इसके साथ खेला जा सकता है, तो वो क्या करेगा, उसका जो है अनुकरण आपके करने की कोशिश करेगा, और उस तरह से उसको जो है बाद में, अगर आपने पहले उसको बता दिया कि इस तरह से इसको फेंको, अगर आप कोई बॉल ले आए तो उसको बॉल को फेंकना है, तो बच्चों को ये अनुकरण के माध्यम से ही पता चलेगा। पहले उसको बॉल फेंक कर दिखाई जाएगी, तब कहा जाता है इसको शिक्षा का प्रारंभ। उसी तरह कोई बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जाए, तो उसको पहले शब्दों को खुद बोलना, आपको बोलना पड़ेगा, कि बच्चों को बोलना पड़ेगा कि पापा बोल, तो वो पापा बोलेगा, मम्मी बोल मम्मी बोलेगा, भैया बोलेगा, दादा दादी बोलेगा। इस तरह के जो है वो शब्दों को जो निर्माण जो सीखता है वो किस तरह से सीखेगा? अनुकरण द्वारा पहले उसको वो चीज़ें आपकी बुलवाई जाती है। उसी तरह अगर आप जो टेबल उनको रटवा रहे हो, आपके जो है मान लीजिए आप गिनती आप उनको रटवाना चाहते हैं, ABCD आप जो रटवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको खुद वो बोलना पड़ेगा, तभी कहा जाता है अनुकरण को शिक्षा का प्रारंभ। चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे आपके पास है, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में जो है प्रस्तुत किया जाए तो वो शीघ्र ही क्या होगा, तो शीघ्र ही वो विस्तृत आपका जो है विस्मृत हो जाएगा। यानी कि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में जो ना प्रस्तुत किया जाए, इसमें देखिए ध्यान से इसको देखना है। अगर तो संरचनात्मक प्रतिमान को जो प्रस्तुत किया जाए, संरचनात्मक प्रतिमान अगर प्रस्तुत होगा तो जाहिर सी बात है वो आपके लॉन्ग टर्म आपका रहेगा। लेकिन अगर जो संरचनात्मक प्रतिमान में जो प्रस्तुत ना किया जाए, तो ना किया जाए इसका मतलब है कि आपको सीधा वर्बली आपको बता दिया जाए ये चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा, उसमें जो विस्मृत आपकी जो हो जाने की संभावना ज़्यादा है। विस्मृत इसमें क्या होगा, यानी कि उसको जो भूल जाएंगे आप, जल्दी से उसको जो है भूल सकते हैं। बाकी जो है अगर ये आपका संरचनात्मक प्रतिमान जो प्रस्तुत किया जाए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी हो सकती है, और बाकी जो है अगर ना किया जाए तो ये आपकी शॉर्ट टर्म आपकी बिल्कुल रहेगी, जिसके कारण जो है जो ज्ञान आपको दिया गया है वो विस्मृत आपका हो जाएगा, या फिर आप उसको जल्दी भूल जाओगे। अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अनुबंधन के जो है गोचर की शुरुआत, यानी कि आपकी जो कंडीशनिंग, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे पहले किसने दी, आपके इवान पेओलो द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग दी गई, जो आपकी बेस थी बिहेवियरिज्म पे। हालांकि बिहेवियरिज्म के जो फादर है वो आपके JB वॉटसन को कहा जाता है, जो कि आपके बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए थे, अपने बालकों पर भी किए थे। इसके अलावा बिहेवियरिज्म से संबंधित आपके BF स्किनर भी हो गए। इसके अलावा थॉर्नडाइक की बात की जाए, वो भी बिहेवियरिज्म से आपके संबंधित थे, और इन सभी ने जो काम किया था वो SR थ्योरी पे बेस्ड था। सभी की बात तो मैं नहीं करूँगा, और अगर हम बात करें आपके जो है BF स्किनर की, BF स्किनर जो है RS थ्योरी पर जो आपके बेस थे। बाकी बात की जाए आपके इवान पेओलो की, ये भी आपके जो है SR पे थे, और इसके अलावा थॉर्नडाइक भी आपके SR पर बेस इन्होंने काम किया, स्टिमुलस होगा, रिस्पॉन्स होगा। इसके अलावा जो बात की जाए आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म JB वॉटसन, वो भी आपके SR थ्योरी पर ही उन्होंने बेस काम किया था। तो इसमें जो है अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग जो है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो सबसे पहले देखने को मिली, वो आपकी जो इवान पेओलो द्वारा आपकी देखने को मिली। तो ऑप्शन आपके पास जो D है ये आपकी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। थॉर्नडाइक आपके इसमें बाद में आते हैं। थॉर्नडाइक तो आपके जो है बिहेवियरिज्म से संबंधित है। थॉर्नडाइक का जो है अगर देखा जाए, थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी, या फिर जो उसने जो सिद्ध करने का प्रयास किया बिहेवियरिज्म में, तो JB वॉटसन की जो थ्योरी है उसके बाद जो है थॉर्नडाइक उसको एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने SR थ्योरी आपकी जो है रची थी। अगर पूछा जाए SR थ्योरी के जो प्रणेता या फिर कह लीजिए प्रवर्तक आपके कौन माने जाते हैं, तो ये आपके थॉर्नडाइक माने जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि पेओलो ने इसका यूज़ नहीं किया, पेओलो ने भी SR थ्योरी का यूज़ किया है। इसके अलावा जो आपके पास थॉर्नडाइक ने भी इसका जो यूज़ किया है, बिहेवियरिज्म की फादर ऑफ बिहेवियरिज्म JB वॉटसन की बात की जाए, उसने भी SR थ्योरी पर ही बेस काम किया है, लेकिन इवान पेओलो ने इन सभी से पहले किया है। तभी कहा जाता है जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि क्लासिकल अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, हिंदी में अनुबंध इसमें लिखा गया है, ये आपकी कंडीशनिंग है। तो इसके जो शुरुआत मानी जाती है, तो यानी की गई थी किसके द्वारा की गई थी, इवान पेओलो द्वारा। ठीक है, तो अभी जो है आज तक इतना ही करते हैं, बाकी यहाँ से आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जो है आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर व्यू ठीक ठाक रहे तो हो सकता है इसको मैं रेगुलर करूं। बाकी जो आजकल समय मेरे पास बहुत कम है, और कोशिश अपनी ओर से पूरी रहेगी एग्जाम तक जो है आपको करवाया जाए। और बाकी प्लेलिस्ट में बहुत से आपके जो है मैंने वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करा है। 80% सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर है यूट्यूब पे। अब ये आपकी अपनी मेहनत है, अगर आप जो है इसको फाइंड आउट करके देख सकते हो तो आप ज़रूर इसको देख लीजिए, और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए क्लासेस रहने वाली है। बाकी मेरे साथ आप बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।